हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको एक नया टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट समझाने जा रहा हूँ। ठीक है। इसमें देखो स्टूडेंट, इधर इंसिडेंट रे है, इसको आपतित किरण कहते हैं। और ये ऊपर का जो मीडियम है डेंसर मीडियम हमने लिया है, और नीचे का रेयर मीडियम लिया है। डेंसर मीडियम का मतलब सघन माध्यम होता है, और रेयर मीडियम का मतलब विरल माध्यम होता है। ठीक है। और इधर देखिए, इधर उसका उल्टा हमने बनाया हुआ है। नीचे डेंसर मीडियम है, ऊपर रेयर मीडियम है, यानी ऊपर का विरल है और नीचे का सघन है। ठीक है। ये है अभिलंब, ये जो सीधी लाइन है इसको हम लोग नॉर्मल या अभिलंब इसको कहते हैं। ठीक है, ये दोनों में बना हुआ है। जिस पॉइंट पर रे और नॉर्मल इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है। देखो स्टूडेंट, व्हेन लाइट रे इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, then bending of light from the path is called refraction of light। ठीक है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण का अपने मार्ग से मुड़ना अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। यानी अपवर्तन में प्रकाश की किरण दोनों में देखिए, ये जा रही थी ऐसे लेकिन मुड़ गई जो है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट कि प्रकाश की किरण ये मुड़ क्यों जाती है। ठीक है। तो मुड़ जाने का कारण ये होता है, ये टर्निंग क्यों होती है, बेंडिंग क्यों होती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम बिकम्स डिफरेंट। ठीक है। अलग अलग मीडियम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है और इसीलिए प्रकाश अपने पाथ से डिफरेंट कर जाता है, मुड़ जाता है। अब if light ray enters from denser to rare medium, then light ray going away from the normal। ठीक है। when light ray enters rare medium to denser medium, then लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल होती है। ठीक है। यानी यहाँ टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी, यहाँ अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। नॉर्मल से दूर हटती है जब डेंसर से रेयर में आती है, यानी विरल से सघन से विरल में आती है। डेंसर को हम लोग सघन मीडियम कहते हैं, सघन, और इसको विरल कहते हैं। ठीक है। तो जब विरल से सघन से विरल में आती है तो नॉर्मल से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में आती है तो नॉर्मल की ओर मुड़ती है। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, क्या क्या चेंज होता है। ठीक है। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। तो देखो, पहले जो इसमें चेंजिंग होती है वो चेंजिंग होती है स्पीड की। क्या चेंज होता है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। दूसरा चेंज होता है वेवलेंथ ऑफ लाइट। तीसरी चेंजिंग होती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है। ये तीनों इसमें चेंज होती है, स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ चेंज होती है और इंटेंसिटी चेंज होती है। तीनों फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, तीनों इसमें चेंज होती हैं। ठीक है। अनचेंज कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है?
तो जो अनचेंज फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें एक आता है केवल, वो आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी अगर कोई आपसे पूछे कि विच फिजिकल प्रॉपर्टी इज नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो आप क्या बताएंगे? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, ठीक है, आवृत्ति नहीं बदलती है, प्रकाश की चाल बदल जाती है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बदल जाती है और प्रकाश की तीव्रता बदल जाती है, लेकिन प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। जो आवृत्ति इधर रहती है वही आवृत्ति इधर होती है, जो आवृत्ति इस साइड में रहती है वही इस साइड में होती है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन, इसको कहते हैं। अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक है, अपवर्तन के नियम इसको कहते हैं, ठीक है। अपवर्तन का जो पहला नियम है उसमें देखिए स्टूडेंट, ये है इंसिडेंट रे, इधर है रिफ्रैक्टेड रे, और ये नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है। ये तीनों इसी एक प्लेन पर बने हुए हैं, हमारे ब्लैक बोर्ड पर बने हुए हैं, ठीक है, हमारा जो व्हाइट बोर्ड है उस पर बने हुए हैं। यानी पहला लॉ इन्हीं से रिलेटेड है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। फर्स्ट लॉ यही है, इसको कहते हैं आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, और आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। दूसरा, आपतन कोण का साइन आई, आपतन कोण का साइन आई और अपवर्तन कोण का साइन आर, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है, दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। यानी रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes constant. Ratio of the sin I upon sin R becomes constant. It is known as refractive index of the second medium respect to first medium. That is sin I upon sin R is equal to n12 is equal to constant, ठीक है। और इसी को हम लोग लिखते हैं n2/n1 लिखते हैं, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n1 1n1 1n2, और इसी को हम लिखते हैं n2/n1, यानी ये है क्या, देखिए n12 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, ऑफ सेकेंड मीडियम रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष, यानी दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लेंगे। इधर मीडियम 1 हुआ, ये हुआ मीडियम 1, ये हुआ मीडियम 2, ठीक है, और इधर ये 1 हुआ मीडियम 1
और इधर मीडियम 2 हुआ, ठीक है। तो पहले के सापेक्ष दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हम यहाँ एक चीज तो जान रहे हैं ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वो रेयर मीडियम का कम होता है, डेंसर का ज्यादा होता है। स्टूडेंट अब हम लोग देखेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी इसको हिंदी में कहते हैं परम अपवर्तनांक, परम या निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग लाइट की स्पीड से डिफाइन करते हैं, ठीक है। वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी परम या निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम विथ रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम is called absolute refractive index. The ratio of the speed of light, ठीक है, in air or vacuum with respect to speed of light in a medium is called absolute refractive index. That is represented by n, that n is equal to c upon v. ठीक, c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम है, यानी c इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं जनरली 3.0 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम है, जिस मीडियम का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n a मीडियम इज इक्वल टू c अपॉन v। ठीक। अब अगर हम लोग एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ANG। एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो इसको ANG लिखते हैं। इसकी वैल्यू 3/2 या 1.5 हम लोग लेते हैं जनरली, ठीक है। ऐसे ही अगर हम लोग वाटर का लिखना चाहें तो क्या होगा? वाटर के लिए ANW लिखते हैं, ठीक है। और ये 4/3 होता है। कितना होता है? 4/3 होता है। अच्छा, अगर ये 4/3 होता है तो ऐसे ही अगर हम किसी लिक्विड का लिखें तो ANL लिखेंगे उसको, ठीक है। तो ये किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ। हम लोग जनरली ये कांस्टेंट वैल्यू जिनका पढ़ते हैं वो एब्सोल्यूट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट है वो, ठीक है, यानी परम या निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ठीक है। कहीं भी आएगा तो ऐसे ही हम लोग लिखेंगे ANG ग्लास के लिए, ANW एयर के लिए। अगर कोई अदर लिक्विड है तो ANL लिखा जाएगा, उसकी वैल्यू अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होगी। अब हम लोग देखेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। रिवर्स यानी प्रकाश किरण की उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता का मतलब हम लोग जो उत्क्रमणीय का साइन पढ़ते थे ऐसे और ऐसे लगाते थे, मतलब दोनों ओर से होता था। वैसे ही लाइट रे की भी उत्क्रमणीयता होती है, ठीक है। लाइट रे अगर इधर से ऐसे जाएगी, ऐसे सपोज कर लो, तो ये इसी लाइन पर जाएगी जो, ठीक है। इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं होगी कि दूसरे मीडियम पर जाए वो। अच्छा देखो, अब इधर का एंगल हम पहले ले लें आई है, ठीक, इधर का एंगल आर है, ठीक है। तो हम इसमें ज्यादा स्टेटमेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। फ्रॉम स्नेल्स लॉ, फ्रॉम स्नेल्स लॉ
साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू n1 2। ठीक है, बट फॉर रिवर्स रे अब रिवर्स रे के लिए हम लोग इधर से चला रहे हैं, तो रिवर्स रे जब इसी में इधर से जाएगी, उल्टा जाएगी, तब उसके लिए कंडीशन बनेगी साइन आर अपॉन साइन आई, इधर उल्टा हो जाएगा n2 आ जाएगा। ये इक्वेशन 2 हुआ। हमने इधर से लगा दिया तो इधर आई हो गया, ये आर हो गया, तो उसी रेशियो में चेंज हो गया है। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकलेगा, साइन आई n12 इंटू n21 इज इक्वल टू, अब इधर देखो मल्टीप्लाई करेंगे, आर से आर कैंसिल होगा, आई से आई कैंसिल होगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर इंटू साइन आर अपॉन साइन आई, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1n2 इंटू 2n1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल मल्टीपल मीडिया, कई समांतर माध्यमों से अपवर्तनांक देखेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये हमारा नॉर्मल n1 है, ये नॉर्मल n2 है, ये नॉर्मल n3 है। ठीक है, और जो हमारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है अलग अलग है। यहाँ पे इस पॉइंट को हम ले रहे हैं O, इस पॉइंट को ले रहे हैं P, इस पॉइंट को ले रहे हैं Q। इसमें एक चीज हमने कॉमन रखा, जो पहला मीडियम है वो मीडियम 1 है और लास्ट भी मीडियम 1 है, यानी इन दोनों में पहला और आखिरी मीडियम सेम है, बीच के हमने दो मीडियम डिफरेंट रख लिए हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जब मीडियम एक होता है तो उसमें रे जो होती है रिवर्सिबिलिटी होती है, अभी हमने बताया। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल रे बनाएंगी, ये पैरेलल रे होंगी, ये रे इधर वाली दो, जो स्टार्टिंग की रे और लास्ट की रे है वो पैरेलल होंगी। अब हम इन्हीं पॉइंट्स पर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाएंगे, यानी स्नेल्स लॉ। तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे, ज्यादा हम इसमें नहीं ब्यौरा लगाएंगे आपका। फ्रॉम स्नेल्स लॉ एट पॉइंट O, पॉइंट O पर अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, जो है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, अब आर की जगह यहाँ पे हमें लेना है R1, और ये हुआ फर्स्ट मीडियम टू सेकेंड मीडियम, तो आएगा n12 1n2, इक्वेशन 1 हुआ। ठीक है, अब हम पॉइंट P पर देखेंगे, एट पॉइंट P। ठीक है, अब इसमें कोई हिंदी इंग्लिश नहीं है, सब लोग एक ही तरह से पढ़ेंगे। जो है R1 R2 हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट P पर, साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू n23, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह ऐसे ही हम कर लेंगे एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q। पॉइंट Q पर हम लोग अगर देखें स्टूडेंट, तो क्या बनेगा, साइन R2 अपॉन साइन I, ये एंगल I है। ठीक है, तो साइन R2 अपॉन साइन I इज इक्वल टू n31 आ जाएगा, ये इक्वेशन 3 हो गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इन तीनों इक्वेशन को हम लोग क्या करें,
मल्टीप्लाई कर दे तो देखें क्या रिजल्ट निकलता है। मल्टीपल है भी और मल्टीप्लाई कर दे तो रिजल्ट कुछ निकलेगा। मल्टीप्लाई कर दे n12 इंटू n23 इंटू n31। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो स्टूडेंट, तीनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या रिजल्ट निकलेगा आपका, आप यहाँ देखिए, ये आ जाएगा साइन आई अपॉन साइन R1, साइन आई अपॉन साइन R1। मल्टीप्लाई कर दिया आपने तो साइन R1 अपॉन साइन R2, फिर मल्टीप्लाई कर दिया आपने साइन R2 अपॉन साइन आई, और तीनों को आप देखेंगे तो R2 कैंसिल हो गया, I कैंसिल हो गया, ठीक, और R1 कैंसिल हो जाएगा। ये साइन R1 कैंसिल, साइन आई R2 1 हो गया, ये हो गया 1। यानी हमारा इससे एक रिजल्ट निकला, n12 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे n23 इंटू n31 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही हम लोग एयर और ग्लास के बारे में अगर लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो NaG ग्लास हुआ इंटू NG कोई भी ले लें, NG W ले लें इंटू NWA ले लें तो इज इक्वल टू 1, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर डिफरेंट मीडियम हमने ले लिया, ग्लास ले लिया, वाटर ले लिया, एयर ले लिया, तो ऐसे उसको लिखेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें देखो पहला और फाइनल 1 है दोनों में, फिर 2 है, 3 है। वैसे ही देखिए आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, किन्हीं तीन मीडियम के अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे दिए हैं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग एक नोट पॉइंट देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ आपको बता दें कि जो रेयर मीडियम होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट मोर होती है, और जो डेंसर मीडियम होता है उसमें बिलो होती है, कम होती है। ठीक है, तो जो लाइट की स्पीड होती है वो n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 निकलती है। ठीक है, n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 निकलती है। हमने आपको बताया कि यानी n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो अगर हम उसको यहाँ डायग्राम में ऐसे देख ले, मान लो ऐसे हो गया, तो स्पीड हो गई, इधर v1 हो गई, इधर स्पीड v2 हो गई। ठीक है, यहाँ I हो गया, यहाँ R हो गया, ये n1 हो गया मीडियम, इधर n2 हो गया मीडियम। ठीक है, उस कंडीशन में ये रेशियो निकलता है कि n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 होता है। ठीक है, अब अगर v2 में हम लेमडा वेवलेंथ ले लें, इधर लेमडा 1 ले लें, इधर लेमडा 2 ले लें। ठीक है, तो अगर हम इसमें वेवलेंथ ले लें लेमडा 1 और लेमडा 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू न्यू लेमडा 1 अपॉन न्यू लेमडा 2, और इधर हो गया n2 अपॉन n1 हो गया। ठीक है, न्यू क्या हो गया, न्यू हो गई फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक, ये फ्रीक्वेंसी इसी लाइट की है जिसका रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जो लाइट रे का रिफ्रैक्शन हो रहा है तो न्यू चेंज नहीं होता, हमने पीछे बताया है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से फार्मूला एक हमारा बन जाएगा n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 बन जाएगा। यानी हम यहाँ से स्नेल्स लॉ को ऐसे लिख सकते हैं, साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2। इसी में अगर वेवलेंथ भी लगा दे तो लेमडा 1 अपॉन लेमडा 2 दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, ये कांस्टेंट होगा।
ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे अपैरेंट डेप्थ एंड रियल डेप्थ, इन दोनों में कुछ रिलेशन बनाकर हम लोग देखेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, सपोज कर लो ये पहले हमारा जो जार था जिसमें वाटर भरा हुआ वाटर फिल है, वो मान लो खाली था, हालो था जो है, ठीक है। तो एयर के लिए रे हमारी ऐसे आ रही थी, ऐसे ऐसे आ रही थी और फिर ऐसे रिटर्न हो जा रही थी, ठीक है। अच्छा, वो रे ऐसे रिटर्न होके सीधे चली जा रही थी, इधर से भी जा रही थी, अपना चारों ओर से ऐसे निकलती है रे, वैसे रे निकल रही थी, ठीक है। अच्छा, रे जब निकल रही थी, जब तक वाटर नहीं था तब तक तो इसमें एयर थी। और हम लोग जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू सी होता है, हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं, हम भी जानते हैं। अच्छा, अब सपोज कर लो यहाँ से यहाँ तक जो डेप्थ है, ये एच हम ले लेते हैं, ये रियल डेप्थ है। कितना है? रियल डेप्थ है, ठीक। तो जब इसमें पानी नहीं था तो यहाँ से यहाँ तक लाइट को पहुंचने में स्मॉल टी टाइम अगर लग रहा होगा, हम इसको डिफरेंशिएट फॉर्म में अगर लिख दें तो c को हम ऐसे लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी, ऐसे लिख सकते हैं ना। अरे डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है, तो डी टी टाइम में लाइट यहाँ से यहाँ तक अगर जा रही थी तो c इज इक्वल टू डी एच अपॉन डी टी हो जाएगा जो है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए जब हमने इसमें लिक्विड डाल दिया, लिक्विड डालने पर पानी भर दिया, इसमें हमने लिक्विड डाला, लिक्विड पानी है, लिखा वाटर यहाँ। तो जब हमने इसमें पानी डाल दिया स्टूडेंट, तो यहाँ जो है रिफ्रैक्शन हो गया। उस रिफ्रैक्शन से जो रे पहले ऐसे कहीं जा रही थी वो अब ऐसे जा रही है, अंदर मिलाने पर इस पॉइंट से लगता है, ऐसा लग रहा है बाहर कि ये रे इस पॉइंट से निकल रही है, आई वाले पॉइंट से। अब हम इसकी हाइट यहाँ से स्मॉल एच ले लें यहाँ तक अगर, तो ये हमारा अपैरेंट डेप्थ हुआ, ये हमारी आभासी गहराई, जो देखिए रियल डेप्थ से कुछ कम है, ठीक है, कुछ कम है रियल डेप्थ से। तो इसको हम लोग इसमें देखें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हम लोग क्या लेते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर ठीक, इसको हम लोग v लेते हैं, ठीक है। अब वाटर का रिफ्रैक्टिव, इसको हम अगर इसमें ले लें, h के फॉर्म में ले लें, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू डी स्मॉल एच अपॉन डी टी ले सकते हैं। h क्या है, हमारी अपैरेंट डेप्थ है, ठीक है। अब हमने पढ़ा फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या होता है फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, पीछे हमने आपको भी बताया, ठीक है। ये सी अपॉन वी होता है, अगर इन दोनों को हम रख दें तो n की वैल्यू क्या निकल आएगी, देखो n इज इक्वल टू आ जाएगा डी एच अपॉन डी स्मॉल एच आ जाएगा, ठीक है। n कांस्टेंट है, बाय इंटीग्रेशन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, n डी एच इज इक्वल टू डी कैपिटल है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक, बाय इंटीग्रेशन लिख दें। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो ये हो जाएगा एन एच इज इक्वल टू कैपिटल एच आ जाएगा, ठीक है। यानी एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एच अपॉन स्मॉल एच हो जाएगी, यानी एन का एक क्या फार्मूला बना, एन इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ,
अच्छा, अब ये तो हमने निकाल लिया स्टूडेंट। अब हमारा नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं, थोड़ी इतनी हमारे पास जगह है नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए। तो नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ठीक, अब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो ओ आई हुआ हमारा ना। नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू ओ आई हमारा हुआ। इसको हम लोग क्या लिख देंगे? कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच आ जाएगा जो, यानी हम ओ ए माइनस आई ए लिख सकते हैं। ठीक है, ओ ए माइनस आई ए, यानी डी हमारा हो गया। अब देखो इस यहाँ पे ओ ए कितना है हमारा? कैपिटल एच है। और आई ए कितना है? स्मॉल एच है। ठीक, अब स्मॉल एच को यहां से हम क्या लिख सकते हैं? देखो इस यहां से स्टूडेंट इस फार्मूले से कुछ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखो इस फार्मूले से स्मॉल एच को हम कैपिटल एच अपॉन एन लिख सकते हैं। इक्वल टू हो गया कैपिटल एच माइनस कैपिटल एच अपॉन एन हो गया। इन दोनों में कैपिटल एच कॉमन ले सकते हैं, ये 1 माइनस 1 अपॉन एन हो गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारा फार्मूला हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ। और इधर हुआ नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट डी इज इक्वल टू एच 1 माइनस 1 अपॉन एन हुआ। ठीक है, ओके।